क्लास में हम आप लोगों को बोले थे क्या कोडोन के विषय में बता दिया जाएगा। तो ट्रांसलेशन के पहले ही कोडोन बताना था, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोडोन जो है थोड़ा सा रिलेटेड है, लेकिन उतना ज़्यादा रिलेटेड नहीं। तो यहाँ पे जब बताया है तो इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन करवा दिया जाएगा। मॉर्निंग वाले बैच में आपका कल पूरा 11 समाप्त होने की संभावना है और उधर से क्वेश्चन भी आपका पूरा बना दिया गया है। सर्कुलेटरी का केवल क्वेश्चन बचा हुआ है, तो पूरा सिलेबस 11 का कल नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली परसों जो है वो तो समाप्त हो ही जाना, लेकिन उम्मीद करते हैं कि कल ही समाप्त कर दिया जाएगा। तो कल समाप्त हो जाएगा, तो फिर वहाँ से 12 चालू होगा। तो 12 का आपका यहाँ से थ्योरी क्लियर करिएगा। आप ही के लिए थ्योरी बना दिया गया कि थ्योरी आप यहाँ से क्लियर करिएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लासरूम के अंदर जब होगी तो उसमें जबरदस्त प्रैक्टिस किया जाएगा। थ्योरी टोटल आप यहाँ से पकड़ के और दिमाग में रखिएगा, हम आपसे पूछेंगे जरूर। तो आइए आज हम लोग थोड़ा सा कोडोन के लिए बात करते हैं। तो कोडोन के लिए यदि हम लोग बात करेंगे तो कोडोन के विषय में बात करते हैं। इसका थोड़ा सा साइंटिस्ट का जो नाम होता है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको थोड़ा सा याद रखना होता है। तो याद रखने के लिए हम लोगों ने कुछ कोड बनाया। उस कोड को हम थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप जनरली पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर में कि ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ बाइंड करता है। ये कोडिंग सिस्टम बहुत सारे हैं, लेकिन सारा यहाँ पे बोल पाना संभव नहीं होता है। और कोडिंग देने से ही केवल नहीं होता, उसको पूछने से बार बार तब याद हो पाता है। तो आप इसको बार बार रिपीट करेंगे तो ही आपको याद होगा। तो ये फायदा तभी होगा जब आप इसको रिपीट करिएगा। हम बोलेंगे यहाँ पे GC कर दीजिए। अब ये जो G और C है ये नाइट्रोजिनस बेस है, तो यहाँ से हम लोग NITR लिख दिए। अब यहाँ से GC है तो GC 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अब इसी को कोडोन के साइंटिस्ट के नाम पे फिट कर लीजिए, आराम से फिट हो जाएगा। G से आप कर लीजिए गेमो, G से आप कर लीजिए क्या, तो गेमो। अब G से यदि आप गेमो करिएगा तो ये जॉर्ज गेमो जो है, ये गेमो क्या किया, टर्म दिया। क्या दिया, टर्म दिया। क्या टर्म दिया, तो G से जेनेटिक कोड। क्या टर्म दिया, जेनेटिक कोड। तो यह हो गया जेनेटिक कोड टर्म दिया। तो पहला नाम यहां से हो गया जेनेटिक कोड। यानी आप GC को पेयरिंग किए और G से आप दो नाम लिखिए, एक तो साइंटिस्ट नाम गेमो, एक नाम हो गया जेनेटिक, और C से कोड। अभी आपको कोई बोलेगा कि जेनेटिक कोड टर्म कौन दिया, तो गेमो दिया। अब देखिए G और C जो है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसलिए करके आप यहाँ पे इसको बोल सकते हैं कि GC 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो इसलिए करके ये जो गेमो है ये बोला कि कोडोन जो होता है वो ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट का मतलब 3 बेस का बना होता है, 3 बेसेस का। लेकिन याद रखना यहाँ पे आसान हो गया कि G और C जो है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसलिए करके हम लोग बोल दिए कि कोडोन जो होता है वो ट्रिपलेट होता है। तो अभी याद करिएगा, गेमो टर्म दिया जेनेटिक कोड, और गेमो ही बोला है कि जेनेटिक कोड जो होता है वो ट्रिपलेट होता है। क्लियर हो गया। अब यहाँ से ये जो यहाँ पे लिखे आप जेनेटिक और ये कोड, तो जेनेटिक कोड में ये जो हम लोग GC लिखते हैं तो हम लोग बोलते हैं ये नाइट्रोजिनस बेस होता है। तो अब यहाँ से एक साइंटिस्ट हो जाएगा नाइरेनबर्ग, यहाँ से साइंटिस्ट हो जाएगा नाइरेनबर्ग। अब नाइरेनबर्ग क्या किया, जेनेटिक कोड को डिस्कवर कर दिया। ये क्या कर दिया बाबू, डिस्कवर कर दिया। तो नाइरेनबर्ग जो है जेनेटिक कोड को क्या किया, डिस्कवर किया। और यहाँ पे गेमो जो है टर्म जेनेटिक कोड दिया, और गेमो जो है वो ट्रिपलेट बोला भी है। तो ये एक कोडिंग सिस्टम है, इससे आप याद रख सकते हैं। और उसके बाद ये सेल फ्री प्रोटीन का सिंथेसिस भी किया। कौन किया भैया, नाइरेनबर्ग। सेल फ्री प्रोटीन सिंथेसिस कौन किया, नाइरेनबर्ग। आर्टिफिशियल RNA का सिंथेसिस किया हरिगोविंद सिंह खुराना। ये 3-4 साइंटिस्ट यहाँ से पूछे जाते हैं, तो इसको आप रिपीट करेंगे तो ये चीजें आपको याद हो जाएगी। और याद होगा तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। मैंने देखा है नीट को कि कई बार यहाँ से ये क्वेश्चन को उठा लेता है। तो चलिए अब हम लोग धीरे धीरे करके कोडोन पढ़ेंगे और आज जीन रेगुलेशन भी पढ़ लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और आपका जाकर के पढ़ लेंगे हम लोग। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद DNA फिंगरप्रिंटिंग, तब जाकर के ये आपका यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग पूरा फास्ट करके इसको खत्म कर देते हैं। तो आपका 2 चैप्टर यहाँ से हम लोगों ने समाप्त कर दिया, और इसका क्लासरूम में जब क्वेश्चन डिस्कशन होगी तो आप थ्योरी यहाँ से मजबूत कर लीजिएगा। ये रिवीजन एक तरह से हो गया थ्योरी का, कॉन्सेप्चुअल था इसलिए इस चैप्टर को उठाया। अब यहाँ से क्या है, कोडोन के लिए बात करिए। तो सबसे पहले कोडोन जो बोला कि ट्रिपलेट, सबसे पहले कोडोन
प्रेजेंट ऑन mRNA। सबसे पहले कोडोन जो होता है प्रेजेंट होता है mRNA के ऊपर में, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो होता है वो एंटी कोडोन कहलाता है, और वो प्रेजेंट होता है tRNA के ऊपर में। तो अभी यहाँ पे कोडोन क्या है, तो कोडोन प्रेजेंट ऑन mRNA। और कोडोन की प्रॉपर्टी है कि कोडोन जो होता है वो ट्रिपलेट होता है। क्या होता है बच्चे? ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब, ट्राई का मतलब हो गया 3, और यहाँ पे प्लेट का मतलब पकड़ सकते हैं बेसिस, यानी 3 बेसिस का बना होता है। अब एक क्वेश्चन मार्क होता है कि कोडोन ट्रिपलेट ही क्यों होता है, डबलेट क्यों नहीं होता है, सिंगलेट क्यों नहीं होता है, इसका एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो सबसे पहले आप बोलते हैं कि कोडोन्स आर ट्रिपलेट, ये एकदम रूल है कि कोडोन आर ट्रिपलेट। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि नीट AIPM की जब होती थी तो उस समय क्वेश्चन पूछा जाता था कि ट्रिपलेट क्यों है, डबलेट क्यों नहीं है, सिंगलेट क्यों नहीं है। तो उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या है कि आपको प्रोटीन बनाने के लिए जो स्टैंडर्ड एमिनो एसिड है, स्टैंडर्ड एमिनो एसिड है, स्टैंडर्ड एमिनो एसिड, ये आपका स्टैंडर्ड एमिनो एसिड 20 टाइप्स के हैं। कितने टाइप के? 20 टाइप्स के। स्टैंडर्ड एमिनो एसिड का टाइप हो गया 20, और 20 टाइप का जो स्टैंडर्ड एमिनो एसिड है वो आपका प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेता है। और एक रूल होता है कि एक कोडोन एक ही टाइप के एमिनो एसिड को कोड कर सकता है। कोड ओनली वन टाइप ऑफ एमिनो एसिड, वन कोडोन कोड ओनली वन टाइप ऑफ एमिनो एसिड, वन टाइप ऑफ एमिनो एसिड। अब ये रूल आगे बता देंगे आपको, एक टाइप के ही एमिनो एसिड को कोड कर सकता है। तो अभी मेरे को 20 टाइप का यदि एमिनो एसिड है, स्टैंडर्ड एमिनो एसिड 20 टाइप का एमिनो एसिड है, तो कम से कम हमें 20 टाइप का कोडोन चाहिए, क्योंकि एक टाइप का वन कोडोन कोड ओनली वन टाइप ऑफ एमिनो एसिड, यानी इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि एक टाइप का कोडोन एक ही टाइप के एमिनो एसिड को कोड करता है। तो इसका मतलब हो गया कि यदि 20 टाइप का स्टैंडर्ड एमिनो एसिड है तो इसका मतलब हो गया कि आपको 20 टाइप का कोडोन कम से कम चाहिए। अभी आपके पास में आरएनए में 4 टाइप का बेस होता है। आरएनए में कितने टाइप का बेस होता है बच्चे? 4 टाइप का होता है। कौन सा बेस होता है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरासिल। अब ये 4 टाइप का बेस यदि सिंगलेट करके कोडोन बनाएगा तो आपका टोटल टाइप कोडोन कितना हो गया? 1, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप और चौथा टाइप। और एक टाइप का कोडोन एक ही एमिनो एसिड कोड सकता है, तो ये एक एमिनो एसिड कोड किया, ये एक टाइप का एमिनो एसिड, ये अलग टाइप का और ये अलग टाइप का। तो टोटल टाइप हो गया 4 टाइप का एमिनो एसिड। यानी कोडोन सिंगलेट होता तो टोटल 4 टाइप का ही एमिनो एसिड कोड होता। तो इसका मतलब 16 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड को कोड नहीं किया जाता तो वो प्रोटीन में दिखता ही नहीं। तो ये तो बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पे। तो 1 टाइप का कोडोन 1 ही टाइप के एमिनो एसिड को कोड करता है। इसलिए कि यदि आप सिंगलेट का कोडोन बनाते, एक बेस का कोडोन बनाते, तो आपका एक बेस का कोडोन होता तो टोटल 4 टाइप का कोडोन होता, तो 4 टाइप का ही अमीनो एसिड कोड होता, जबकि हमको 20 टाइप का कोड करना है। तो सिंगलेट वाला फेलियर कर गया। चलिए कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट में यदि आप बात करते हैं, यदि आप नेक्स्ट में आते हैं तो नेक्स्ट का केस में क्या हो गया कि आप 2 टाइप का बनाते हैं। कितने टाइप का बनाते हैं? तो 2 टाइप का बनाते हैं। तो 2 टाइप का यदि हम लोग बनाएंगे तो 2 टाइप का बनाने के लिए मेरे को चाहिए पेयरिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पेयरिंग। तो अभी इसको कैसे लिखते हैं? जैसे मान लो कि मेरा ये फर्स्ट पोजीशन पे है और ये सेकेंड पोजीशन है, ये हमने 2 बेसिस का कोडोन बनाया। तो 2 बेसिस का कोडोन बनाया तो ये टोटल टाइप कितना बनेगा? तो ये जो पहला बेसिस जिस पोजीशन पे आया उसमें यहाँ पे 4 में से कोई भी बेस आ सकता है, A, G, C और U। तो ये 4 में से कोई भी बेस आ सकता है। तो यहाँ पे इसका हो गया 4, यानी इस 4 में से कोई भी आ सकता है, तो 4 पॉसिबिलिटी। और इस जगह पे भी इस 4 में से कोई भी आ सकता है, तो यहाँ भी 4 पॉसिबिलिटी हो गई। तो टोटल पॉसिबिलिटी 16 हो गई, यानी 16 टाइप का कोडोन बनेगा। कितने टाइप का कोडोन बनेगा? 16 टाइप का। यदि आपको दिक्कत होगा तो आप थोड़ा सा ऐसे करके जैसे पुनेट स्क्वायर खींचते थे उसे खींच दीजिए, आपको टाइप पता चल जाएगा। कैसे टाइप पता चल जाएगा? तो ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। ये आपका हो गया मान लीजिए A, G, C, U। तो यहाँ भी A, G, C, U। आप यहाँ से A को A से पेयर करिए, A को G से पेयर करिए, A को C से पेयर कर दीजिए, A को U से। इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 टाइप बन जाएगा।
इसका सिंपल तरीका है, जैसे यदि मान लीजिए कि हमको ये 2 बेस का कोडोन बनाना था, ये कितने बेस का बनाना था? 2 बेस का। तो हमने 2 बेस ले लिया, तो इसका भी 4 पॉसिबिलिटी है, इसमें 4 में से ए जी सी में से कोई भी, यू से कोई भी आ सकता है, इसमें भी आता है। तो 4 × 4 = 16। अब जब 1 बेस का बना रहे थे, तो 1 बेस का बना रहे थे, तो यहाँ पे एक बॉक्स से थे, 4 वैल्यू हो गए थे, यानी 4 ही टाइप का कोडोन बनेगा। लेकिन यदि आप 3 बेस का बनाते हैं, कितने बेस का बनाते हैं? 3 बेस का, तो यहाँ 4 × 4 × 4 = 64 कोडोन। अब 64 कोडोन जो है ये बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन मजबूरी है कि आपको 64 बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि उससे कम लीजिएगा तो एमिनो एसिड आपका छूट रहा है। तो हमको एमिनो एसिड को छोड़ना नहीं है। आप यदि 2 का यदि बेस का कोडोन बनाते हैं तो आपका टोटल टाइप 16 टाइप बनता है, यहाँ आपको दिखा भी दिया। और यदि आप 3 का बनाते हैं तो 64 बन जाता है, इसमें 4 कम हो जाता है, इसमें बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन हमको इसी को सेलेक्ट करना पड़ेगा ताकि 20 एमिनो एसिड कोड हो जाए। यदि 20 एमिनो एसिड कोड नहीं होगा तब तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। हमको प्रोटीन में चाहिए 20 टाइप का एमिनो एसिड, इसलिए करके हमको ट्रिपलेट बनाना पड़ा, और ट्रिपलेट बनाना हमारी मजबूरी हो गई, और उस मजबूरी में हमने 64 कोडोन को बना दिया। लेकिन अब 64 कोडोन को, 64 कोडोन को कैसे यूज करना है, तो इसको एकदम संभल करके यूज करना है, उसको तरीके से यूज करके अलग अलग रूल के तहत उसको हम लोग देखेंगे। तो ये तो तय हो गया कि कोडोन जो होगा वो ट्रिपलेट होगा, और ये जो ट्रिपलेट होगा ये कंटिन्यूअस होगा, यानी कंटिन्यूअस, लगातार, बीच में कोई भी पंक्चुएशन नहीं आएगी। अभी ये जो कोडोन होगा ये ट्रिपलेट होगा, तो जैसे मान लीजिए कोई mRNA है, तो mRNA पे यदि बेस मैंने लिख दिया ए जी, अपने मन से लिख रहा हूं, कोई भी एक सीक्वेंस बना दिया, उसमें फिर आपको मैं समझा रहा हूं। अभी मैं बेस लिख दिया ए जी सी यू 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 जी ए सी यू जी सी ए जी यू। अभी मैं यहाँ पे क्या किया कि कोडोन और ट्रिपलेट, तो कोडोन और ट्रिपलेट कैसे कंसीडर करेंगे? तो अभी जैसे यहाँ पे आपका हो गया 5' और ये हो गया 3'। तो आपको क्या करना है कि 3 का इसमें पेयरिंग शुरू करने हैं। तो 3 का पेयरिंग करिएगा, तो यहाँ फर्स्ट कोडोन हो गया, ये सेकेंड कोडोन हो गया, ये थर्ड कोडोन हो गया, ये फोर्थ कोडोन हो गया, और ये आपका 5th कोडोन हो गया। मैं बीच में किसी भी बेस को छोड़ा नहीं, मैंने बीच में किसी भी बेस को छोड़ा नहीं, यानी पंक्चुएशन क्रिएट नहीं किया। मैंने क्या किया, लगातार 3 का सीक्वेंस लेता चला गया, जहां तक पहुंचा उतना कोडोन आपका बन गया। किसी भी बेस को बेस में छोड़ना नहीं है, इसलिए कि हम लोग बोलते हैं कि कोडोन जो होता है वो कंटिगुअस होता है। कंटिगुअस का मतलब लगातार, बीच में कोई भी कोमा, हाइफन, पंक्चुएशन नहीं दिया जाता है, तो ये होता है कंटिगुअस। अब दूसरी बात क्या होती है कि कंटिगुअस, तो यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया कि कंटिगुअस होगा, ट्रिपलेट तो होगा ही। ट्रिपलेट का मतलब 3 बेस का तो ग्रुप होगा ही। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है कि एक mRNA है, बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, बहुत टाइप का क्वेश्चन, एक आध मैं आपको डील कर दे रहा हूँ। बोला एक mRNA है, उस mRNA पे टोटल 900 बेसिस है। तो आगे बताइए उसका कोडोन क्या होगा, तो सीधे 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो यानी आप यदि कोडोन के लिए बात करना चाहते हैं कि कितना कोडोन होगा, तो सीधा है टोटल नंबर ऑफ बेसिस अब आई 3, टोटल नंबर बेसिस उस पर जितना प्रेजेंट है वो, ये तो हुआ एकदम सिंपल। वो थोड़ा सा चाहेगा तो आपको घुमा देगा भाई साहब, वो आपको घुमा देगा। आगे मैं पढ़ाता हूँ, उसके बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एडिट करके यदि क्वेश्चन को बनाया जाएगा तो बहुत सारी एडिटिंग होगी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन के टाइप्स अलग अलग हो जाएंगे यहाँ पे। तो अभी थोड़ा सा पहले थ्योरी बना लेता हूँ, उसके बाद आपको 2 4 5 टाइप के एकदम लॉजिकल क्वेश्चन आपको बना करके यहाँ पे सिखा देता हूँ। तो सबसे पहले कंटिगुअस होगा, लगातार होगा, बीच में एक भी बेस को नहीं छोड़ा जाएगा, उसको लगातार लेते रहना, पॉइंट टू पॉइंट एकदम इन टू इंड। 3 खत्म हुआ, फिर अगला 3 शुरू होगा, अगला 3, बीच में कोई नहीं बचना। तीसरा केस होता है कि नॉन ओवरलैपिंग होता है। नॉन ओवरलैपिंग, नॉन ओवरलैपिंग का मतलब क्या है? नॉन ओवरलैपिंग का क्या मतलब है? नॉन ओवरलैपिंग का मतलब है आपको ओवरलैप नहीं करने का मतलब है, यदि कोई बेस, जैसे सपोज है यहाँ पे फर्स्ट कोडोन में, इसको मैं मान लिया फर्स्ट कोडोन में यदि ये सी यूज हो गया, तो आप इसको यूज करके आप सेकेंड कोडोन नहीं बना सकते, यानी आप सी यू यू नहीं बना सकते। यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या किए, हम बोले कोई भी बेस यदि किसी कोडोन में यूज हो गया तो वो कभी भी जिंदगी में दूसरे कोडोन के लिए यूज नहीं हो सकता। क्या बोला बच्चे?
कि यदि कोई भी बेस एक बार यूज हो गया किसी कोडोन में तो वो दूसरे कोडोन के लिए यूज नहीं हो सकता। यदि वो यूज हो जाता तो ओवरलैपिंग हो जाता, तब आप ये फार्मूला यूज नहीं कर पाते। आप कितना आसानी से फार्मूला लगा दिए कि टोटल नंबर ऑफ बेस अब बाय 3 करके टोटल नंबर ऑफ कोडोन निकाल दिया, उसका टोटल नंबर ऑफ कोडोन। यदि ये ओवरलैपिंग होता तो आप देखिए यहीं पे क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6, यहां तक में आपका टोटल 6 बेस यूज हुआ और आप 6 बेस यूज किए, केवल एक बेस का ओवरलैपिंग कर दिया तो 1 2 3 कोडोन बन जाता। तो कैसे डिवाइड करके आपका नंबर उड़ जाता? उड़ता ही नहीं। इसका मतलब सीधा सीधी है कि आपका ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट नहीं होता, ओवरलैप तो करेगा ही नहीं, पहला शर्त यही है। तो ओवरलैप नहीं करे, इसीलिए फॉर्मूला एकदम हमेशा बैठता है और कभी भी ये गलत नहीं होता। तो ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए, नॉन ओवरलैपिंग होना चाहिए, क्लियर एकदम। ये आपका ये ट्रिपलेट से रिलेटेड ये जितनी पार्ट थी यहाँ पे आ गया। अब मेजर पॉइंट पे हम लोग आएंगे। तो कोडोन ट्रिपलेट हो सकता है, सिंगलेट डबलेट नहीं हो सकता, कंटिन्यूअस हो सकता है, लगातार हो सकता है, बीच में कोई बेस को नहीं छोड़ना है, कोई पंक्चुएशन नहीं, कोई हाइफन नहीं। उसके बाद नॉन ओवरलैपिंग होगा। यदि कोई बेस एक बार यूज हो गया तो दोबारा किसी दूसरे कोडोन के, एक बेस यदि किसी कोडोन में यूज हो गया तो दोबारा वो किसी कोडोन में यूज नहीं हो सकता। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं नॉन ओवरलैपिंग। आइए अगला नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट में क्या है कि यदि आप कोडोन को बोलते हैं तो कोडोन को बोलते हैं इनवर्सल होता है। क्या होता है? इनवर्सल होता है। इनवर्सल इसलिए इसको बोला जाता है कि आप बैक्टीरिया से लेकर के ह्यूमन तक, यानी बैक्टीरिया सबसे लोअर पे चले जाइए और ह्यूमन सबसे हायर पे चले जाइए, तो यानी बैक्टीरिया टू ह्यूमन तक के लिए सेम जेनेटिक कोड फॉलो होता है। यानी सेम जेनेटिक कोड यदि फॉलो हो रहा है तो इसका मतलब सब फॉलो कर रहा है। कुछ में सम एक्सेप्शन के साथ में फॉलो होता है, लेकिन ओवरऑल सारा चीज उसका फॉलो होता है। कुछ एक्सेप्शन हल्का फल्का रहता है, प्लस माइनस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप क्या बोलते हैं कि भैया वहां से जो कोडोन है, जो कोडोन टेबल है, सबके लिए अलग अलग नहीं, जितने भी किंगडम है, 5 किंगडम, चाहे वो मोनरा हो, चाहे प्रोटिस्टा हो, चाहे फंगी हो, चाहे प्लांटी हो, चाहे एनिमलिया हो, सबके लिए एक कोडोन टेबल है। इसलिए आप उसको बोलते हैं कि यूनिवर्सल होता है। कोडोन्स आर यूनिवर्सल। चलिए ये 4 पॉइंट यहाँ पे बन गए। 5वां पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, कोडोन जो होता है वो डीजेनरेट होता है। क्या होता है बच्चे? डीजेनरेट। डीजेनरेट का क्या मतलब? डीजेनरेट का मतलब क्या? व्हाट इज द डीजेनरेसी? डीजेनरेट का मतलब है, सिंपल एक एग्जाम्पल से समझिए, क्योंकि एग्जाम्पल आपको याद रहता है। तो डीजेनरेट का क्या मतलब है? तो सीधा एक एग्जाम्पल लीजिए। जैसे आप क्या करिए, पहले 2G का 4 ग्रुप बनाइए, उसके बाद जितने टाइप का बेसिस होता है आरएनए पे सब लिख दीजिए सबके साथ में। तो हमने यहाँ पे लिख दिया G, हमने यहाँ पे लिख दिया C, हमने यहाँ पे लिख दिया A, हमने यहाँ पे लिख दिया U। अब ये कोडोन बन गया। अब ये जो कोडोन बन गया तो अब G से पकड़ लेना कि दो को G है तो ग्लाइसिन कोड करेगा। क्या कोड करेगा बच्चे? ग्लाइसिन कोड करेगा। सबसे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड है और ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि इसके पास कायल कार्बन नहीं मिलता। तो ये भी ग्लाइसिन कोड करेगा और ये भी ग्लाइसिन कोड करेगा और ये भी ग्लाइसिन कोड करेगा। चलिए अब क्या हो गया बच्चे, यहाँ पे पॉइंट क्या बना? पॉइंट ये बना कि ये जो 2G है, इससे हम लोग पकड़ लेंगे वो ग्लाइसिन कोड कर रहा है। ठीक है, ग्लाइसिन कोड कर रहा है। तो अब देखो कि ग्लाइसिन को कोड करने के लिए एक से ज्यादा कोडोन आ गया, एक से ज्यादा टाइप का कोडोन हो गया। लेकिन G यदि कभी कोई पूछेगा भैया कौन सा एमिनो एसिड कोड करे, तो ओनली ग्लाइसिन। लेकिन ग्लाइसिन को कोड करने के लिए एक से ज्यादा टाइप का कोडोन है, यानी 1 एमिनो एसिड कोडेड बाय मोर देन 1 टाइप ऑफ द कोडोन। मोर देन 1 टाइप ऑफ द कोडोन। यहाँ पे ग्लाइसिन है, इसको कोड करने के लिए 4 टाइप का कोडोन आया है, जो आप देख पा रहे होंगे। G है, GGC है, GGA है और GGU है, जो ग्लाइसिन को कोड कर रहा है। आपको उम्मीद करते हैं यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। तो डीजेनरेसी का मतलब ये हो गया सीधा कि 1 एमिनो एसिड कोडेड बाय मोर देन 1 कोडोन, कोडेड बाय मोर देन 1 कोडोन, मोर देन 1 कोडोन बोल दिया यहाँ पे, मोर देन 1 कोडोन, यानी वो कोड करेगा मोर देन 1 कोडोन से। ठीक है भैया, इसी को बोलते हैं डीजेनरेसी। ऐसा करने की जरूरत क्या पड़ी?
ऐसा मुझे करने का क्या जरूरत, क्या ऐसा जरूरत पड़ गया कि हमको डीजेनरेसी को मानना पड़ेगा? तो आपका आंसर पहले वाले पॉइंट पे छिपा हुआ, ये जो पॉइंट आपका है 1 नंबर, इस पे छिपा हुआ, क्योंकि आप ट्रिपलेट बनाए थे, आपको 64 कोडोन बन गया। अब 64 में से जो हो गया 61 हो गया सेंस कोडोन। कौन कोडोन हो गया बच्चा? सेंस कोडोन। और जो 3 बच गया वो हो गया नॉनसेंस कोडोन, जिसको आप स्टॉप कोडोन भी बोलते हैं, नॉनसेंस कोडोन। अब इसी को आप क्या बोलते हैं? स्टॉप कोडोन भी बोलते हैं बच्चे, स्टॉप कोडोन। तो इसका मतलब हो गया कि ये एक्सेस सेंस कोडोन का मतलब कोड एमिनो एसिड, ये एमिनो एसिड को कोड करेगा। नॉनसेंस या स्टॉप कोडोन का मतलब हो गया कि नॉट कोड एमिनो एसिड, ये एमिनो एसिड को कोड नहीं करेगा, ये ट्रांसलेशन को स्टॉप करेगा, और ये ट्रांसलेशन स्टॉपिंग कोडोन होता है। तो अभी क्या है कि मेरे पास तो स्टैंडर्ड एमिनो एसिड बीसी टाइप का था और कोडोन मेरा सेंस बन गया 61, इसी लेकर के डीजेनरेसी को लाना पड़ा ताकि 61 कोडोन से 20 एमिनो एसिड को कोड किया जा सके। यदि डीजेनरेसी नहीं होता तो 61 कोडोन से 20 एमिनो एसिड को कोड करना संभव नहीं होता। इसलिए कि आप क्या किए, एक एक एमिनो एसिड को 4 मैक्सिमम 6 तक दिया गया है, तो आप 6 कोडोन तक एक एक एमिनो एसिड को दिए, तब जाकर के आपका 61 जो सेंस कोडोन था उसका कंप्लीट यूज हो पाया, नहीं तो कंप्लीट यूज नहीं हो पाता। थोड़ा सा एंटी वाला यहां से क्वेश्चन उठाए तो ये बड़ा अच्छा रहे कि 61 सेंस कोडोन को कंप्लीटली 20 एमिनो एसिड को यूज करने के लिए कौन सा लॉ फेवर करता है? तो लॉ क्या फेवर करता है? तो डीजेनरेसी का लॉ फेवर करता है। यदि डीजेनरेसी उसके पास नहीं होता तो कभी भी 61 कोडोन का यूज करने की कैपेसिटी नहीं होती प्रोटीन सिंथेसिस के समय। जैसे कि डीजेनरेसी इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ द टोटल 61 सेंस कोडोन। तो टोटल 61 सेंस कोडोन को कोड करने के लिए बहुत जरूरी है आपके पास में। तो ये क्लियर हो गया, डीजेनरेसी भी आपको समझ में आ गया, डीजेनरेट क्यों होता है। अब नेक्स्ट में उतरते हैं। अब डीजेनरेसी के बाद इसी टाइप का जस्ट इसी थ्योरी से आपका चलता है पॉइंट, हम थोड़ा सा इसको इरेज कर ले रहे हैं। अब यहां से क्या आ रहा है कि डीजेनरेसी के बाद एक आता है क्या, अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस, अब ये अनएम्बिगुअस क्या होता है? अन का मतलब होता है, इंग्लिश में भी आप देखते होंगे, अन का मतलब नॉट होता है, अन का मतलब नॉट होता है। जैसे आप सिंपल देखिए, नोन अननोन, तो अननोन का मतलब हो गया कि जानकारी नहीं। अब यह अन का मतलब हो गया नॉट, और एम्बिगुअस मतलब होता है नॉन स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक। तो अब यहाँ पे पॉइंट क्या बना आप देखिए, नॉट नॉन स्पेसिफिक, नॉट नॉन स्पेसिफिक मतलब नॉन स्पेसिफिक नहीं है, तो नॉन स्पेसिफिक नहीं है तो क्या है बाबा, क्या है बच्चे, क्या है? स्पेसिफिक है। क्या बोला? नॉन स्पेसिफिक नहीं है, नॉट नॉन स्पेसिफिक। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? स्पेसिफिक है। अब स्पेसिफिक है का मतलब क्या है? 1 कोडोन कोड 1 एमिनो एसिड ओनली, 1 कोडोन कोड ओनली 1 एमिनो एसिड, कोड ओनली 1 एमिनो एसिड, ओनली 1 एमिनो एसिड। कैसे बोला मेरे को? अनएम्बिगुअस को यदि हम लोग तोड़े तो अन का मतलब नॉट, एम्बिगुअस का मतलब नॉन स्पेसिफिक, इसका मतलब क्या हो गया? नॉट नॉन स्पेसिफिक, मतलब नॉन स्पेसिफिक नहीं है। तो नॉन स्पेसिफिक का नहीं है का मतलब हम लोग अनएम्बिगुअस को क्या बोल देते हैं? अनएम्बिगुअस को बोल दे स्पेसिफिक है। अब इसको हम लोग यहां देखते हैं, यदि आप ट्रिपल जी को कहीं भी खोजेंगे तो वो हमेशा ग्लाइसिन को कोड करता मिलेगा। अब वो ग्लाइसिन को कोड करता यदि मिलेगा तो इसका मतलब क्या गया? कोडोन स्पेसिफिक हो गया। हाँ, लेकिन ग्लाइसिन को कोड करने वाले बहुत सारे कोडोन मिलेंगे, वो तो डीजेनरेसी के हिसाब से है। लेकिन अनएम्बिगुअस होता है, तो अनएम्बिगुअस होता है तो भैया सीधा है कि एक कोडोन एक एमिनो एसिड को कोड करे। आप इस कोडोन को यदि देखेंगे तो ये केवल और केवल ग्लाइसिन को कोड करता मिलेगा। क्लियर हो गया? अब यहीं पे क्या आता है क्वेश्चन, ये आप ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्या बोलिएगा, जब समझ में आ जाता है तो सारा क्वेश्चन आसान है, कॉन्सेप्ट है तो क्या है, यूज होगा।
अभी यहां पे एक क्वेश्चन ये आता है कि आपको यदि, ध्यान से सुनना, आपको यदि mRNA का सीक्वेंस दिया है, mRNA का सीक्वेंस दिया है, तो आप अमीनो एसिड का सीक्वेंस बता देंगे। लेकिन यानी अमीनो एसिड का सीक्वेंस बता देंगे, यानी प्रोटीन का सीक्वेंस बता देंगे कि कौन पहले है, कौन उसके बाद है, कौन उसके बाद है, कौन सा सीक्वेंस होगा, किस अमीनो एसिड के बाद कौन सा अमीनो एसिड है। किससे बच्चे? mRNA से प्रोटीन का सीक्वेंस बताना संभव है। लेकिन दूसरे साइड में बोलता है कि प्रोटीन से, ये हम लोग ने ले लिया प्रोटीन से mRNA बनाना, क्या बनाना बच्चे? mRNA का सीक्वेंस बताना, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत टाइप के mRNA बनने लगेंगे। तो फिर से याद करिए हम क्वेश्चन क्या बोले। हम बोले यदि आप mRNA से प्रोटीन का सीक्वेंस लिखना चाहिएगा, आप इजी वे में लिख सकते हैं। इसलिए लिख सकते हैं कि mRNA पे जो भी कोडोन होगा, जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ mRNA लिए, हम लिए AUG। अब AUG श्योर है कि मिथ्योनिन को कोड करेंगे, ठीक, कोई दिक्कत। अब यहां पे मेरा आ गया GGG। अब ये भी मेरा श्योर है कि ये जो दूसरा वाला होगा ये ग्लाइसिन होगा। ये क्या होगा मेरे बच्चे? ग्लाइसिन होगा। अब इधर से चलिए यही प्रोटीन हम लोग ले लेते हैं ना। मेरा तो यहाँ पे कोड आ गया AUG और GGG, आना चाहिए, आना तो चाहिए यही हमको। अब यहीं पे हम लोग ले लेते हैं यही प्रोटीन, सेम प्रोटीन को हम लोग यहाँ पे रखते हैं। हम यहाँ पे लिखा हुआ है मिथियोनिन, तो मिथियोनिन के लिए आपका क्या हो गया? स्पष्ट हो गया कि मिथियोनिन को एक ही कोडोन कोड करता है, वो हो गया AUC। तो यहाँ के mRNA में आ गया, ध्यान से देखिएगा, यहाँ के इसके मिथियोनिन की वजह से यहाँ पे mRNA में आ गया AUC। लेकिन ये जो दूसरा एमिनो एसिड मेरा था ग्लाइसिन, अब यहाँ पे तो भाई साहब 4 टाइप का आने लगेगा। अब 4 टाइप का क्या आएगा? तो GGG 4 बार लिख करके और फिर चारों बेस को हम लोग लिखेंगे ACGU, तो ये 4 टाइप का आएगा। लेकिन मेरा तो ट्रिपल G है, अब कोई बच्चा होगा तो GGA भी यहाँ पे लिख सकता है, तो यानी डिफरेंट टाइप का RNA आपका बनना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए करके प्रोटीन से आप RNA एग्जैक्ट नहीं लिख सकते जो सेल में बना। क्या बोलो? तो प्रोटीन से एग्जैक्ट RNA नहीं लिख सकते जो सेल में बना। इसका मतलब है कि यहाँ पे इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे चल रहा है आपका अनएम्बिगुअस, यानी कोडोन आर अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस का मतलब 1 कोडोन 1 एमिनो एसिड को कोड करता है, ठीक है। यहाँ पे इसलिए नहीं लिख पाएंगे क्योंकि डीजेनरेसी लगने लगेगा। क्या लगने लगेगा? डीजेनरेसी। जब डीजेनरेसी लगेगा तो एक से ज्यादा टाइप का mRNA बनने लगेगा, ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। थोड़ा सा रिपीट करेंगे वीडियो को, आपको क्लियर तो ऐसे एक बार में हो जाएगा। रिपीट करेंगे लॉन्ग मेमोरी में चल जाएगा। मैं क्या बोला यहाँ पे? बोलो, प्रोटीन mRNA से प्रोटीन बनाना इसलिए आसान है क्योंकि आप अनएम्बिगुअस रूल लगाते हैं कि एक कोडोन एक ही टाइप का एमिनो एसिड कोड करता है, तो आप स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन जब इधर प्रोटीन की तरफ से उधर जाने लगते तो डीजेनरेसी लगने लगता है। अब ये जो ग्लाइसिन आया और ये ग्लाइसिन जो है ये 4 टाइप के कोडोन से कोड होगा। अब 4 टाइप के कोडोन से कोड होगा तो कौन सा कोडोन ओरिजिनल वाले में था GGG, तो हम तो कोई दूसरा भी डाल सकते हैं। तो मेरा जो mRNA एग्जैक्ट सेल में बना था वो तो हमने नहीं बनाया, तो इसलिए करके यहाँ से इधर जाने में डीजेनरेसी की वजह से लिखना संभव नहीं है, इसमें लिखना संभव। अब रहा बात कि डीजेनरेसी को कौन फॉलो नहीं करता, तो डीजेनरेसी को 2 एमिनो एसिड फॉलो नहीं करता। एक एमिनो एसिड जो फॉलो नहीं करता है उसका नाम है मिथियोनिन। क्या नाम है? मिथियोनिन। एक जो एमिनो एसिड है जो फॉलो नहीं करता उसका नाम है ट्रिप्टोफेन। ये मिथियोनिन एंड ट्रिप्टोफेन जो है ये डीजेनरेसी को फॉलो नहीं करता है। डीजेनरेसी को फॉलो नहीं करता है का मतलब हो गया कि मिथियोनिन के लिए ओनली 1 कोडोन होता है, ओनली 1 कोडोन, और ट्रिप्टोफेन के लिए भी ओनली 1 कोडोन होता है। यदि डीजेनरेसी को फॉलो करता है तो एक एमिनो एसिड को मोर देन 1 कोडोन कोड करता, और ये डीजेनरेसी को फॉलो नहीं करता।
अब जहां तक यूनिवर्सल लॉ पे भी सवाल है तो इसमें कुछ एक्सेप्शन हो जाता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ स्टॉप कोडोन जो होता है वो सेंस कोडोन की तरह काम करने लगते हैं, तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन हो जाता है प्रोटोजुआ के केस में और माइटोकॉन्ड्रिया के केस में, कि जो यूजुअल कोडोन है वो कोई दूसरा एमिनो एसिड को कोड कर रहा है। अब कुछ स्टॉप कोडोन भी क्या कर रहा है कि आपका सेंस कोडोन की तरह काम कर रहा है, तो इन्वर्सिलिटी भी टूटती है, लेकिन इन्वर्सिलिटी टूटी थोड़ा देर के लिए, कुछ केस में टूटा, इसलिए कि हम लोग इसको इन्वर्सल बोलने में हिचकते नहीं है, इन्वर्सल ही बोल देते हैं। अब ये पूरा आपका हो गया रूल्स, यानी एक कोडोन के लिए ट्रिपलेट होना जरूरी है, लगातार होना जरूरी है, नॉन ओवरलैपिंग होना जरूरी है, यूनिवर्सल होना जरूरी है, डीजेनरेट होना जरूरी है, अनएम्बिगुअस जरूरी है, एक्सेप्ट टाइप का कोडोन सेंस होगा, 3 टाइप का स्टॉप कोडोन होगा। जो स्टॉप कोडोन होगा, पिछले वीडियो से ये मैं कई बार बताते आया हूं कि स्टॉप कोडोन का कोड हो गया वा उगा, वा उग और उगा, और ये जो स्टॉप कोडोन है ये ट्रांसलेशन को रोकता है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस को रोकता है, लेकिन मिलता है एमआरएनए पे। मिलता कहाँ है? एमआरएनए पे मिलता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो कोडोन का एक समराइज पॉइंट ऑफ व्यू था ये आपका क्लियर हो गया, साइंटिस्ट का नाम भी आपका हमने क्लियर कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे कोडोन का जो बात है ये तय हो गया कि यहाँ पे इतनी चीजें हमको सीखनी है। लेकिन इसमें से 2-4 मैं आपको बोला था कि कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो होता है ना, सामने सामने बैठिए, आराम से डिजाइन होता है और डिजाइन होकर के पूछा जाता है, और आपके आंख में आंख डाल करके पूछने के बाद क्या होता है कि पॉइंट जो है आप जानते हुए भी लड़खड़ाना शुरू करेंगे। तो वो एक तरह से हम क्या करते हैं, एग्जामिनेशन प्रेशर बिल्ड करते हैं आपको। एग्जामिनेशन का एक प्रेशर, यानी आपको खड़ा किए वहीं पे आपका जो है ना 100% दिमाग बैठे बैठे काम कर रहा था, तो 50% गायब हो गया। फिर जब आपके पास पहुंच गए तो 25 और गायब हो गया। 25 से जब आप आंसर करते हैं तो एग्जाम में फुल प्लेजिड आपका आंसर निकल जाता है, क्योंकि 25% से आपने यहाँ पे काम बना लिया, तो वहां पे उतना तो प्रेशर रहेगा नहीं जितना मैं बिल कर दूंगा। तो इसका मतलब है कि ये आपका मजबूती हो जाता है, स्टेंट हो जाता है, इसको बोलते हैं हार्डनिंग। इस प्रोसेस को बोला जाता है हार्डनिंग। जब टिश्यू कल्चर किया जाता है ना प्लांट के केस में, तो उसको हार्डनिंग करना बहुत जरूरी होता है। यदि आप टिश्यू कल्चर में प्लांट लैब के अंदर बना लिए, अब बिना हार्डनिंग को उसको छोड़ दिए फील्ड में, तो मर जाएगा वहां पे। यानी उसको जिंदा रखना है तो उसको हार्डनिंग प्रोसेस से गुजरना होगा, स्ट्रेसफुल कंडीशन से उसको गुजारा जाता है। जब वो स्ट्रेसफुल कंडीशन को झेल लेता है तब उसको फील्ड में डाला जाता है कि ले भैया अब तुम तैयार है, अब तुम अपना काम अपने कर सकता है, अब जाकर के तुम जाकर के एग्जाम में बैठो और तरक्की करो। सेम केस उस प्लांट के साथ भी होता है, बिना हार्डनिंग का भेजा तो उसको मरना तय है, उसको कोई बचा नहीं सकता उस प्लांट को। तो इसकी ट्रेनिंग बहुत जरूरी होती है। अब यहाँ का ये कोडोन का एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, एकदम सिंपल बताऊं, ज्यादा लॉ लपेट करके नहीं बताना, बस सीधा सा। मैं बोला एक mRNA है, ध्यान से देखिएगा, और इसमें एकदम पॉइंट केवल बोलेंगे, इसमें 300 बेसिस है, 300 बेसिस। तो इसका सबसे पहले पूछेगा कि कोडोन कितना बनेगा, तो कोडोन के लिए 3 से डिवाइड कर दिया, 3 से डिवाइड किया, टोटल नंबर ऑफ बेसिस डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कोडोन, तो ये हो गया 100 कोडोन। अब ये जो 100 कोडोन हुआ, इसमें क्वेश्चन कैसा है, ठीक। मैं बोला कि यहां पे टोटल 300 बेस अरेंज किया हुआ था, तो हम क्या करते हैं कि 300 बेस जो अरेंज किया हुआ था, तो हम यहां से मान रहे हैं AUCGGAGCCG AGCCGAU। चलिए इधर भी कर दिया ये, लेकिन और आगे रहेगा। अब यहां कर दिया GGCAGCCCC। चलो अब इसको सबसे पहले इधर भी रहेगा, और तो हम लोग यहां से क्या किए, इसको सबसे पहले यहां से इधर से ही पेड करना, 3-3 का पेड नहीं, 3-3 का ग्रुप करना शुरू किया। ठीक है, शुरू किया, शुरू मैं यहां से कर दिया, ये 3-3 का ग्रुपिंग मैंने कर दिया। तो 3-3 का जब मैंने ग्रुपिंग यहाँ पे किया, 3-3 का ग्रुपिंग किया, तो मेरे को टोटल ये 100 कोडोन बना। ऐसे ऐसे कितने कोडोन बन गए? 100 कोडोन बन गए। इधर भी होगा, बस मैं कुछ बना दिया आपको, ये 100 कोडोन बन गया। ध्यान से देखिएगा, एकदम गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब ये 100 कोडोन बन गया,
इधर भी कुछ कोडोन है, उधर भी कुछ कोडोन है, सब मिला के टोटल 100 कोडोन आपका बन गया, क्योंकि आपका बेस है टोटल 300। अभी जैसे मैं इस बेस का नंबर यदि मान लिया 90 मान लिया, तो इस बेस का नंबर होगा 91, इसका 92, 93, 94, चलो इधर आते हैं, 89, 88, 87, 86, 85, 84, चलिए कुछ नहीं, इस तरीके से पूरा यहां से लेकर के 1 से लेकर के यहां तक पूरा लास्ट तक 300 पूरे। अब वो क्वेश्चन एकदम ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। अब वो बोला कि 91 नंबर बेसिस, क्या बोला, 91 नंबर बेसिस को निकाल दिया, यानी म्यूटेशन हो गया, वहां से क्या हुआ, डिलीट कर गया वो। तो वो बोल रहा है कि यदि हम 91 को यदि वहां से हटा लिए तो कितना कोडोन सही रहेगा और कितना कोडोन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जहां से आप एडिशन करोगे और जहां से आप डिलीशन करोगे, एक काम करना मेरे हिसाब से, इधर के तरफ 3 से डिवाइड देना शुरू करना। अभी तो संयोग से आपका यहाँ पे तुरंत कट गया, 90 को आप 3 से यदि डिवाइड दिए तो ये हो गया 30, यानी 30 कोडोन आपका राइट है, और आपका टोटल कोडोन कितना था 100, तो 70 कोडोन इधर से जो आएगा वो हो जाएगा चेंज्ड। ये राइट नहीं लिखे, इससे बढ़िया लिखिए अनचेंज्ड। तो कितना अनचेंज रहेगा, कैसे करोगे, तो पहले अभी डिलीशन का समझा रहा हूं। डिलीशन का क्या समझाया कि यदि आपका यहां से डिलीट किए एक बेस, अभी एक बेस लिया हूं, ध्यान से सुनना, यहां से डिलीट किया, अब पीछे के तरफ तब तक डिवाइड करे 3 से जब तक वो कंप्लीट डिवाइड नहीं हो जाता। अभी तो संयोग से यहाँ पे एक ही बार में डिवाइड हो गया, तो आपका 30 अनचेंज हो गया, बाकी जो बचा 100 में से 30 आप माइनस कर दिए तो 70 चेंज हो गया। ठीक है, ऐसा लेते हैं कि जो एक बार में डिवाइड नहीं हो। चलिए अब 91 को हम हटा दिए, 91 नहीं लेते। अब मेरा जो डिलीशन हुआ, अभी एक का ले रहे बच्चे, एक का, अभी आगे और लेंगे। अब मैं यहां पे इसको डिलीट कर दिया, 88। अरे यार, ये भी तो एक ही बार में कट गया। 88 को आप जैसे लिए तो ये भी एक ही बार में कट गया। चलिए 88 में, अब 88 को लिया, अब इधर जैसे गए तो 87 हो गया। 87 को यदि आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार में आपका क्या हो गया, 6 हो गया, यहाँ 2 हो गया, ये 9 बार में, तो यानी 29 अनचेंज हो गया। और आपका इसमें से 29 घटा दे, तो इसमें से 29 यदि आप घटा दीजिएगा तो ये हो गया 1 और ये हो गया 71, ये 7। तो अब ये क्या हो गया 71, ये 29 जो है अनचेंज और 71 जो हो गया वो चेंज हो गया। ये तो ये फिर एक बार में कट गया। इसका मतलब है कि आप इवन नंबर नहीं लीजिए, आप लीजिए ऑड नंबर, तब जाकर के वो 1-2 स्टेप के बाद कटेगा। जैसे हम ले ले 87, या 87 नहीं लेते, हम लेते हैं, अच्छा भैया लेते हैं 91, अब लेते हैं 90, तीसरा केस 90 लेते हैं, चलो 90 ले लिए। 90 यदि हम लिए तो इसका मतलब हो गया कि 89 जो है वो 3 से नहीं कटेगा, पूरा पूरी कटेगा नहीं, पूरा पूरा कटना है। 89 3 से नहीं कटेगा। यदि 2 बार में 6 होगा तो ये 2 गया, ये 9 आ गया, तो ये तो 9 बार में 27 होगा, ये 2 आएगा, तो फिर पॉइंट, तो फ्रैक्शन तो हमको आने नहीं। तो चलिए 89 में पूरा नहीं कटा तो इसको छोड़ दिया। अब 88 पे आते हैं, 88 भी 3 से पूरा नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा तो ये भी छूट गया। अब आते 87 अभी आपको हम काट के दिखाए थे कि कट जाएगा, तो यहाँ पे 87 जैसे ही कटेगा 3 से तो ये हो गया 6, तो ये हो गया 2, ये हो गया, अब ये 2 बार में 6 हुआ था, अब ये हो गया 9 बार में 27, तो 29 अनचेंज हो जाएगा, और इसको अभी घटाया था तो 71 चेंज कर जाएगा। तो यानी तब तक इधर मूव करना, किधर, लेफ्ट साइड में,
जब तक कि वो कट नहीं जाए। लेकिन ये वन कोडोन डिलीशन, वन बेस डिलीट किए थे, वन बेस डिलीट। दो बेस भी डिलीट करोगे तो सेम प्रोसेस लगाना, या डिलीट नहीं करके ऐड भी करोगे, वन बेस डिलीट या ऐड भी करोगे तो सेम प्रोसेस, ऐड भी करोगे तो सेम प्रोसेस, वन टू बेस डिलीट या ऐड का बात करोगे तो सेम प्रोसेस एकदम दिमाग में रखना। लेकिन एक केस ऐसा ये पूछता है नीट वाला, ये बड़ा थोड़ा सा दिमाग लगा दे तो बड़ा काम बन जाता है। वो एक केस पूछता है कि नहीं हम एक कोडोन को ही डिलीट कर देते हैं। फिर मेरे पॉइंट को सुनना, हम बोले वन सेम रूल लगेगा, वन बेस डिलीट करो चाहे ऐड करो, टू बेस डिलीट करो या ऐड करो, जहां से डिलीट या ऐड करोगे उसके पीछे साइड में आप मूव करना, तो उसके बाद उतना कोडोन 3 से जितना डिवाइड हो जाएगा उतना कोडोन अनचेंज होगा, बाकी सब चेंज हो जाएगा। अब एक बच्चे के दिमाग में खुरपात घुसेगा, सर ये को यहां से निकाल लेते हैं सर, ये को यहां से निकाल लेते तब क्या हो। अब उसका खुरपाती दिमाग चल गया, और एनटीए वाले का चलवे नहीं करता है, वो भाई साहब एनसीईआरटी का लाइन उठाता है लेके पूछ लेता है। अब उसका चल गया यहां से एगो निकालते हैं सर, एगो यहां से निकालते, तब क्या होगा सर, तो तब क्या होगा, तब बढ़िया से हो जाएगा। तब होगा क्या, यहां से जब निकाला तो इधर 3 से डिवाइड करो, यहां जब निकाला इधर 3 से डिवाइड करो, तो इधर वाला अनचेंज हो जाएगा, इधर वाला अनचेंज हो जाएगा, तो जितना बचा वो चेंज हो जाएगा। तो वो होगा तो अगला क्लास में बता देंगे, लेकिन नीट वाला नहीं पूछेगा, तो नहीं पूछेगा तो छोड़िए उसको, क्या करिएगा वो। लेकिन क्वेश्चन तो बन सकता है, इसमें क्या संदेह है, क्वेश्चन आराम से बन सकता है। अब बोला नहीं हम 3 बेस डिलीट करेंगे लेकिन पूरा कोडोन डिलीट कर देंगे। क्या बोलो तो 3 बेस डिलीट करेंगे, अब पूरा कोडोन डिलीट। अब देखिए आपको यहाँ पे देखिए कितना आसान है, यहाँ पे देखिए तो 3 बेस को डिलीट करते हैं और पूरा कोडोन। मान लो मैं यहाँ ये जो है GAG यहाँ से पूरा डिलीट करके यहाँ लिख दिया। अब GAG यदि पूरा कोडोन को मैंने डिलीट कर दिया और यहाँ से हटा दिया, ये हट गया आपका यहाँ से, तो आप देखिए कोडोन में कोई चेंज नहीं हुआ, अनचेंज रह गया। यदि पूरा कोडोन ही आप रिमूव कर लिए, हाँ इस पे बच्चे बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछता है, ये वाला कॉन्सेप्ट को बहुत बढ़िया से पकड़ के रखना। ये कॉन्सेप्ट का आप नीट का क्वेश्चन बैंक भी बनाइएगा, उसमें इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन 2-3 होगा, बहुत तगड़े तरीके से क्वेश्चन यहाँ से उठाता है। जैसे इस पॉइंट को एकदम मजबूती रखना। अब पूरा का पूरा कोडोन आप हटा दीजिएगा तो कोई भी कोडोन चेंज नहीं है, इधर जैसा था वैसा रह गया, वैसे ही है वैसे ही है वैसे ही है, कोई चेंज वैसे ही। इधर भी यदि आप जाइएगा तो वो जैसा था वैसे ही है, CCG पहले भी था, CCG अभी भी है, AAG पहले भी था अभी भी है, CCG पहले भी था अभी भी है, AUC पहले भी था अभी भी था। चेंज क्या हुआ, चेंज काहे होगा, आप यहाँ से पूरा कोडोन हटा दिया, ना इधर चेंज होगा ना इधर चेंज होगा, अलग अलग प्लेस से हटाएंगे तब जाकर के चेंज होता। मान लीजिए कि एगो बेस इस कोडोन का ले लेते हैं, 2 को बेस इस कोडोन का लेते तब चेंज हो जाता, तब फिर वही लगाते हैं 3 से डिवाइड करिए तब फिर 3 से, लेकिन पूरा कोडोन हटा दीजिए तब तो चेंज ही नहीं होगा। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल था, आप इसके बेस्ड क्वेश्चन बनाइएगा और उसके बाद तब जाकर के आपको थ्योरी का मजबूती समझ में आएगा कि जो थ्योरी आपको दिया गया है वो कितना स्ट्रॉन्ग थ्योरी है और क्वेश्चन बनाने के लिए कितना आसान है। यहां से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत बहुत ज्यादा है, ऐसे इसको पकड़िएगा। चलिए आप कोडोन हेडिंग को समाप्त करते हैं, जीन रेगुलेशन को शुरू करते हैं। जीन रेगुलेशन, सबसे पहले जीन रेगुलेशन का बात करते हैं। तो ज्यादा अभी इसमें डिटेल उटेल नहीं करेंगे, जो क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बता देंगे। और कल जब आएंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और DNA फिंगरप्रिंटिंग, तब इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा साइंटिस्ट का जो पॉइंट है, व्यू है, उसको ऐड करें। जीन रेगुलेशन, रेगुलेशन का मतलब होता है रेगुलेट करना। किसको रेगुलेट करोगे, जीन पे। अलग अलग लेवल पे होता है, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे होता है, ट्रांसलेशन लेवल पे होता है, ट्रांसपोर्ट लेवल पे RNA को जब ट्रांसपोर्ट करते हो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, तब कुछ लेवल पे भी रेगुलेशन होती है। तो रेगुलेशन की अलग अलग टाइप होती है, वो सब थोड़ा कल बताऊंगा। यहाँ पे केवल जीन रेगुलेशन का विभाग। जीन रेगुलेशन का मतलब जीन को रेगुलेट करके प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं। तो इसका सबसे बढ़िया जो मॉडल है वो मॉडल है ऑप्रोन मॉडल। क्या नाम है बच्चे, ऑप्रोन मॉडल। अब ऑप्रोन मॉडल देने वाला साइंटिस्ट कौन है भैया, तो जैकब एंड मनोड, जैकब एंड मनोड।
अब जैकोब एंड मोनोड किस पे दिया भैया? ई कोलाई पे दिया। अब ई कोलाई में कौन सा खोजा था? तो लैक्सेट जीन खोजा, सॉरी लैक ऑपरोन खोजा था। कौन ऑपरोन खोजा था बच्चे? लैक ऑपरोन खोजा था। कौन ऑपरोन खोजा था बच्चे? लैक ऑपरोन। पहला जो ऑपरोन खोजा गया था वो लैक ऑपरोन था। किस में खोजा गया? तो बैक्टीरिया में खोजा गया। उस बैक्टीरिया का नाम क्या था? ई कोलाई था। खोजा कौन था? जैकोब एंड मोनोड। उसको मॉडल का नाम क्या बोलते हैं? ऑपरोन मॉडल। तो जीन रेगुलेशन का जो सबसे फेमस मॉडल है, जो सबसे ऑथेंटिक मॉडल है, वो है ऑपरोन मॉडल। अब हम लोग देखना चाहेंगे कि ऑपरोन मॉडल का कंपोनेंट क्या है। ऑपरोन मॉडल का बस क्वेश्चन पॉइंट पर ज्यादा फोकस करेंगे ताकि इसको थोड़ा शॉर्ट रखेंगे, आपको याद रखने में आसानी है। ऑपरोन मॉडल का कॉन्सेप्ट क्या है? ऑपरोन मॉडल का सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है, उसके पहले इसके पास क्या क्या चीजें। ऑपरोन मॉडल का कंपोनेंट क्या है? कंपोनेंट क्या है? तो ऑपरोन मॉडल का कंपोनेंट है कि आपके पास रेगुलेटर होना चाहिए। इस रेगुलेटर का अपना प्रमोटर होना चाहिए। तो इसका मतलब यहां पे हम लोग पहले लिख दिए प्रमोटर। ये प्रमोटर किसका? तो रेगुलेटर का। किसका बाबू? रेगुलेटर का। अब रेगुलेटर दो टाइप का होगा, एगो पॉजिटिव एगो नेगेटिव। अब जो नेगेटिव रेगुलेटर होगा उसको हम लोग बोलते हैं इनहिबिटर। इनहिबिटर। ये जो लैक ऑपरोन है इसमें रेगुलेटर के नाम पे इनहिबिटर है। रेगुलेटर मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, लेकिन वहां पे रेगुलेटर के नाम पे इनहिबिटर है। क्या है बच्चे? इनहिबिटर। तो रेगुलेटर के नाम पे यहाँ पे इनहिबिटर किस ऑपरोन में? लैक ऑपरोन में। किस ऑपरोन में? लैक ऑपरोन में। अब इनहिबिटर का मतलब समझ ही रहे हो कि ये क्या करेगा? बोलेगा जीन को प्रोडक्ट मत बनाओ। और ये जो है इनहिबिटर, ये भाई साहब हमेशा एक्टिव। ये जो इनहिबिटर है लैक ऑपरोन का, ये भाई साहब हमेशा एक्टिव है। अभी आपको दिखाएंगे आगे। तो प्रमोटर होना चाहिए, रेगुलेटर होना चाहिए। चलिए फिर आगे क्या होना चाहिए? आगे भी प्रमोटर होना चाहिए और प्रमोटर के बगल में ऑपरेटर होना चाहिए। ऑपरेटर के बगल में स्ट्रक्चरल जीन होना चाहिए जो कि सिस्टोन के नाम से जाना जाता है। अब यदि लैक ऑपरोन होगा तो 3 सिस्टोन होगा। 3 सिस्टोन होगा तो 3 सिस्टोन होगा तो एमआरएनए पे 3 एमआरएनए पे 3 सिस्टोन मिलेगा। इसलिए प्रोकैरियोटिक के एमआरएनए को आप बोले थे पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए। क्या बोले थे? बोलिए पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए। क्लियर है? 3 सिस्टोन। 3 सिस्टोन को ऐसे लिखिए जया ZYA जया 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 ZYA जय। अब मैं यानी हम लोग इस ऑपरोन को फोकस करके रखे हैं किस पे? लैक ऑपरोन के तरफ, क्योंकि यहाँ पे इनहिबिटर बड़ा बढ़िया से किया हूं, अब पॉजिटिव रेगुलेटर कुछ लिखा ही नहीं। तो मेरा टारगेट ही है कि लैक ऑपरोन को पूरा समझाना है आपके सिलेबस के अंदर में। तो अभी यदि इसको समरी करो तो पूरा प्रमोटर मिला के प्रमोटर हो गया। तो प्रमोटर होना चाहिए, रेगुलेटर होना चाहिए, ऑपरेटर होना चाहिए और स्ट्रक्चरल जीन होना चाहिए। ये आपके एक कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट, प्रमोटर तो यहाँ हो ही गया, 3 कंपोनेंट, 4 कंपोनेंट, 4 कंपोनेंट उसके पास होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये प्रमोटर तो इसलिए होना चाहिए कि प्रमोटर आपको पहले बताया था ट्रांसक्रिप्शन में कि आरएनए पॉलीमरेज उस पर बाइंड करेगा। वो जो है ना एक चेयर है जिसको पहचान के ही आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। यदि प्रमोटर नहीं होगा तो बाइंड ही नहीं करेगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट आपके पास में। तो यहाँ पे आपका ये कॉन्सेप्ट आपका बन गया, ये होना चाहिए, इतना चीज होना चाहिए। अब कभी कभी क्या होता है बच्चे कि वो पूछ देता है कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द ऑपरेटर। ऑपरेटर का लोकेशन क्या है? तो ऑपरेटर का लोकेशन है बिटवीन द प्रमोटर एंड स्ट्रक्चर। दिस प्रमोटर इज स्पेशली फॉर स्ट्रक्चरल जीन। ये जो प्रमोटर है ये स्पेशली फॉर स्ट्रक्चरल जीन, और दिस प्रमोटर इज द स्पेशली फॉर द रेगुलेटर। ये रेगुलेटर में हम लोग लैक ऑपरोन में इनहिबिटर का बात करेंगे। तो अभी आपसे पूछेगा कोई भैया ऑपरेटर जो है उसका लोकेशन क्या है, तो आप क्या बोलिएगा? प्रमोटर और स्ट्रक्चर जीन के बीच। और इसका नाम है ऑपरेटर, ये ऑपरेट करेगा। अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा ऑपरेट कैसे करें। तो ये इसका कंपोनेंट हो गया, इस कंपोनेंट को आप दिमाग में रखेंगे। अब यहां से हम लोग चलते हैं लैक ऑपरोन की तरफ। अब हमारा कंपोनेंट क्लियर हो गया, तो हम लोग अब चलते हैं लैक ऑपरोन की तरफ। अब लैक ऑपरोन का बात करेंगे हम। लैक ऑपरोन का बात करने के लिए सबसे पहले आप एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दीजिए। और आपने बोला था कि ई कोलाई के पास मिलेगा, तो पहले आप एक ई कोलाई का ड्रॉ कर लीजिए। ये मेरा ई कोलाई है। ये पूरा यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि आपको दिख रहा होगा। ये पॉइंट जो है, ये लाइंस आपको पूर्ण रूप से दिख रहा होगा।
थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा ताकि आपको कंप्लीटली ये यहां से दिख सके। चलिए यहां से आपका तो अब विजुअलाइज हो गया। अब ये जो हो गया इसको हम लोग मान लिए इकोलाई। क्या है बच्चे? इकोलाई। इसके पास लैक ऑपरोन है, तो ठीक है लैक ऑपरोन, लैक ऑपरोन है तो कहाँ है? डीएनए पे है, ये याद रखिएगा। कहाँ है बच्चे? डीएनए पे। अब इस लैक ऑपरोन का हम लोग कंपोनेंट लिखेंगे, तो पहले हमने लिख दिया प्रमोटर, और ये जो प्रमोटर है किसका है? इनहिबिटर का है। फिर हमने यहाँ पे लिखा है प्रमोटर, फिर यहाँ पे लिख दिया ऑपरेटर, फिर लिख दिया स्ट्रक्चरल जीन। ये यहां से यहां तक हमने लिख दिया स्ट्रक्चरल जीन। क्या लिख दिया बच्चे? स्ट्रक्चरल जीन। ये हो गया आपका स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। स्ट्रक्चरल जीन को हम लोग यहाँ पे सिस्टोन से रिप्रेजेंट करेंगे। और आपको बताया था कि ये लैक ऑपरोन है। इकोलाई का हम जो डील करने जा रहे हैं वो है लैक ऑपरोन। ध्यान से देखिएगा भैया, लैक ऑपरोन है। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो स्ट्रक्चरल जीन है इसको आप सिस्टोन बोलते हैं, तो यहाँ पे हम लोग बोल दिए जया, तो हो गया सिस्टोन जेड, सिस्टोन जेड। उसके बाद हो गया वाई, तो सिस्टोन वाई। उसके बाद हो गया सिस्टोन ए। अब ये जो जया है ZYA, ये सिस्टोन है, ये मिल के स्ट्रक्चर जीन कहलाना। तो अब यदि आपको कोई बोले कि अब यहां से आप इसके कॉन्सेप्ट को डील करें, आप हमेशा बोलिएगा कि आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे बाइंड करके इनहिबिटर को ट्रांसक्राइब करता है। तो इस तरह से इनहिबिटर का क्या बनता है? एमआरएनए, और इनहिबिटर का क्या बनता है? प्रोटीन। और ये जो प्रोटीन बनता है बच्चे, एमआरएनए से क्या बनता है बच्चे? प्रोटीन। इसके पास 2 बाइंडिंग साइट होता है। एक बार नीट बड़ा बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से पूछा था, नीट शायद 2015, उम्मीद करते हैं इसी आसपास में, वो एग्जैक्ट डाटा मेरे को याद नहीं है, लेकिन 2015 के आसपास एक बेहतरीन क्वेश्चन था। ये अब बैक में इसका जितना क्वेश्चन बनाएंगे उसका सब बेहतरीन क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है। आप यदि नहीं सीखे तो आपको हिलने नहीं देगा क्वेश्चन, इतना है। तो ये प्रोटीन बनता है। ये जो प्रोटीन बनता है इसमें 2 टाइप का बाइंडिंग साइट होता है। एक बाइंडिंग साइट जो होता है वो ऑपरेटर के लिए होता है, और एक बाइंडिंग साइट जो होता है वो आपका एलोलेक्टोज के लिए होता है। एलोलेक्टोज, ये बाइंडिंग साइट हो गया एलोलेक्टोज के लिए, और ये बाइंडिंग साइट हो गया ऑपरेटर के लिए। यानी 2 बाइंडिंग साइट इसके पास में प्रेजेंट है। किसके पास में? तो इनहिबिटर प्रोटीन, इसको हम लोग बोलते हैं इनहिबिटर प्रोटीन। इनहिबिटर प्रोटीन, तो इनहिबिटर प्रोटीन के पास में 2 बाइंडिंग साइट है। अब यहाँ पे आपका वीडियो बनाओ तो बार बार आप इसको देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, मजबूत हो जाएगा। तो अब ये क्या करता है ना, ये ऑपरेटर बाइंडिंग साइट ऑपरेटर पे तब बाइंड कर सकेगा जब यहाँ पे एलोलेक्टोज बाइंड नहीं करेगा, क्योंकि यह है इनहिबिटर प्रोटीन। इनहिबिटर प्रोटीन का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या फंडा है? तो इनहिबिटर प्रोटीन अकेले रहेगा। इनहिबिटर प्रोटीन यदि अकेले रहेगा तो एक्टिव रहेगा, लेकिन यदि ये इनहिबिटर प्रोटीन यदि इनहिबिटर प्रोटीन के साथ में एलोलेक्टोज, या कहीं कहीं एलोलेक्टोज नहीं लिखेगा तो उसके बदले में आपको लैक्टोज लिख देगा। क्या लिख देगा? लैक्टोज। यदि रहेगा तो इनएक्टिव हो जाएगा, इनएक्टिव इनहिबिटर। इसका मतलब सीधा हो गया कि आप इनएक्टिव तब हुए हैं जब इनहिबिटर के साथ में एलोलेक्टोज बाइंड किया। एलोलेक्टोज बाइंड करेगा तो इनएक्टिव हो जाएगा इनहिबिटर। ठीक है भैया, सही है। अभी यहाँ पे ये एलोलेक्टोज बाइंड नहीं किया, इसलिए बाइंड नहीं किया कि जो मीडियम है बाहर में, इस मीडियम में अभी लैक्टोज अब्सेंट है। क्या अब्सेंट है बच्चे मेरे? लैक्टोज अब्सेंट है। तो ठीक है, लैक्टोज नहीं आया, तो इसका जो ऑपरेटर का बाइंडिंग साइट है ये एकदम सही है। तो अभी ये जाके क्या करेगा? ऑपरेटर पे जाकर के इस बाइंडिंग साइट के मदद से ये जाकर के वहां पे बाइंड कर लेगा। अब यदि वो जाके वहां बाइंड कर लेगा तो इसका मतलब हो गया कि आरएनए पॉलीमरेज जो यहां से यहां तक बैठता तो उसका रास्ते ब्लॉक हो गया, ये ऐसे करके उठा हुआ तो इस पर बैठेगा। और जब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं करेगा प्रमोटर पे तो भैया ये मूव कैसे करेगा? और जब मूव नहीं करेगा तो स्ट्रक्चरल जीन का एमआरएनए कैसे बनेगा? यानी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, और ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा जब तो आपका भैया ट्रांसलेशन भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा भैया? ट्रांसलेशन भी नहीं होगा। और ट्रांसलेशन जब नहीं होगा तो एंजाइम E1, E2 और E3 भी नहीं बनेगा। अब एंजाइम नहीं बनेगा तो फंक्शन नहीं होगा, तो यानी स्विच ऑफ हो गया, स्विच ऑफ।
कंक्लूड क्या हुआ, स्विच ऑफ हो गया, तो कंक्लूड आप क्या किए, कंक्लूड किए कि मीडियम में लैक्टोज अब्सेंट था। और लैक्टोज क्या है, लैक्टोज है सबस्ट्रेट ऑफ द एंजाइम ऑफ जेड, सिस्टोन जेड, सबस्ट्रेट ऑफ द एंजाइम ऑफ सिस्टोन जेड। सिस्टोन जेड का क्या एंजाइम है, सिस्टोन जेड यदि ट्रांसक्राइब होता तो क्या मेरे को बना के देता, तो सिस्टोन जेड मेरे को बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना के देता। अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है ये ब्रेक कर देता है किसको, लैक्टोज को, और लैक्टोज को ब्रेक करता तो बनता गैलेक्टोज और प्लस ग्लूकोज। तो यानी लैक्टोज जो है सबस्ट्रेट है और सबस्ट्रेट यहाँ पे एब्सेंट है, तो स्विच ऑफ हो गया भैया। तो सीधा मतलब हो गया कि सबस्ट्रेट यदि एब्सेंट है तो स्विच ऑफ हो गया। तो इसको उल्टा में बोलिए तो क्या होगा, अपोजिट हो जाइए तो इसका, यदि सबस्ट्रेट प्रेजेंट होता तो स्विच ये ऑफ जो था, स्विच ऑफ, ये स्विच ऑन हो जाता। ये जो स्विच ऑफ था अब यहाँ पे क्या हो जाता, स्विच ऑन हो जाता, स्विच ऑन। तो कब स्विच ऑन हो गया, तो जब सबस्ट्रेट प्रेजेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं लैक ऑफ प्रोटॉन को इंड्यूसिबल। क्या बोलते हैं, अब उस समय इंड्यूसर का काम कौन करता है, तो लैक्टोज। लैक्टोज किसका काम करता है, इंड्यूसर का, क्योंकि ये आता है तो स्विच ऑन होता है, ये आता है तो स्विच ऑन होता है। यहाँ पे सबस्ट्रेट कौन था, लैक्टोज, और लैक्टोज आएगा तो स्विच क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। और यदि लैक्टोज एब्सेंट है तो स्विच ऑफ हो गया। तो लैक्टोज को इंड्यूसर बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं इंड्यूसिबल ऑपरॉन, इसको बोलते हैं इंड्यूसिबल ऑपरॉन। ये आपका इंड्यूसिबल ऑपरॉन हो गया। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करिए कि सबस्ट्रेट यदि एब्सेंट था तो स्विच ऑफ हो गया। सबस्ट्रेट यहाँ कौन है, लैक्टोज। सबस्ट्रेट यदि प्रेजेंट था यानी लैक्टोज प्रेजेंट था तो स्विच ऑन हो गया। सिस्टोन जेड बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाएगा जो लैक्टोज को गैलेक्टोज और ग्लूकोज में तोड़ देगा। सिस्टोन वाई, तो सिस्टोन वाई बनाएगा परमीएज जो लैक्टोज को पार कराएगा। लैक्टोज को क्या करेगा, पार कराएगा। कहां से पार कराएगा, तो सेल के बाहर से लैक्टोज को लैक्टोज ट्रैंगल बना रहे, लैक्टोज को लेकर के अंदर चला जाएगा। कौन जाएगा बाबू, परमीएज। कौन जाएगा बाबू, परमीएज। ये परमीएज किससे बना है, तो सिस्टोन वाई से बना है। किससे बना है, सिस्टोन वाई से। परमीएज क्या करेगा, लैक्टोज, ये जो आपका लैक्टोज अभी एब्सेंट था अब लैक्टोज प्रेजेंट हो गया, अब लैक्टोज को पार करा देगा। तो लैक्टोज आपके सेल के अंदर आ गया मीडियम से। अब कहानी उल्टेगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, सिस्टोन वाई जो है ये परमीएज बना दिया जो कि लैक्टोज को पार कराएगा, और सिस्टोन ए जो है ये बना देगा एसिटाइलेज। ए से पकड़ लेना, ट्रांस एसिटाइलेज, तो ट्रांस को अलग रख लेना, एसिटाइलेज ए से पकड़ लेना, ए से एसिटाइलेज, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज तो आपको याद ही रहेगा। तो अभी क्या हुआ, लैक्टोज को परमीएज पार कराया। पार कराने के बाद जैसे ये इनहिबिटर था, ये क्या है बाबू, इनहिबिटर, इस पे जैसे ही बाइंड करेगा तो ये हो जाएगा इनएक्टिव इनहिबिटर। क्या हो जाएगा, इनएक्टिव इनहिबिटर। और इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, इसके पास भी ये साइट था तो इस साइट पे भी वो आकर के यदि बाइंड करेगा तो इसका कॉन्फॉर्मेशन चेंज होगा। अब ये कॉन्फॉर्मेशन चेंज होने की वजह से ये अपना यहाँ से जगह को छोड़ेगा। कॉन्फॉर्मेशन चेंज होने की वजह से पकड़ उसकी ढीली पड़ेगी, ढीली पड़ेगा तो ऑपरेटर को रिलीज करेगा। ऑपरेटर जब रिलीज होगा तो आरएनए पॉलीमरेज एज इक्वल अच्छी तरीके से यहाँ पे बाइंड करेगा और ये यहाँ से चलना शुरू करेगा। स्ट्रक्चर जिनको क्रॉस करेगा तो स्ट्रक्चर जिनको जैसे क्रॉस करेगा तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन से बन जाएगा एमआरएनए। उस एमआरएनए के पास 3 सिस्टोन है ZYA, तो उस तरीके से 3 इसमें क्या बनेगा, पॉलीपेप्टाइड बनेगा, यानी ट्रांसलेशन होगा। ट्रांसलेशन होगा, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ये पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए हो गया। अब यहाँ से 3 प्रोटीन बनेगा। अब 3 प्रोटीन कौन बनेगा, तो मान लीजिए कि Z से बन गया Z प्रोटीन, Y से बन गया Y प्रोटीन और A से बन गया A प्रोटीन। तो यानी आपका ट्रांसलेशन भी हो गया। अब ये जो Z प्रोटीन है ये एंजाइम हो गया बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो कि यहाँ पे हमने मेंशन किया, और ये हो गया आपका परमीएज और ये हो गया आपका ट्रांस एसिटाइलेज। अब क्या होगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज चूंकि लैक्टोज यहाँ पे प्रेजेंट है तो लैक्टोज को ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद वो बना देगा
गैलेक्टोज और ग्लूकोज। तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज जब बनेगा तो ग्लूकोज को रेस्पिरेशन में ले आकर के एटीपी बनवा लेगा, 36 से 38 एटीपी, और सॉरी हाँ 36 नहीं, यहाँ पे 38 एटीपी बनेगा। इसमें एक ग्लूकोज से 38, यदि एरोबिकली रेस्पिरेशन ये करेगा तो 38 एटीपी बनाएगा, यदि एनारोबिकली में ये जाएगा तो 2 एटीपी का फॉर्मेशन कर सकता है। तो ये क्या कर सकता है, 38 एटीपी का फॉर्मेशन कर सकता है, क्योंकि ये बात याद रखिएगा, यदि बैक्टीरिया कभी भी एरोबिक रेस्पिरेशन का बात कर रहा है बैक्टीरिया के, तो एक ग्लूकोज से 38 एटीपी बनेगा। 36 या 38 एटीपी की बात होती है यूकैरियोटिक सेल में, क्योंकि वहां पे शटल चलता है मैलेट एस्पार्टेट और ग्लिसरॉल फॉस्फेट। अब उतना चर्चा हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ग्लूकोज क्या किया गया रेस्पिरेशन में, वहां से एटीपी बनाया, एटीपी का यूज ये करेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने पहले ही लिखा था कि जब कभी भी आपका इनहिबिटर, कहीं पे मैंने मेंशन किया था कि इनहिबिटर यदि इनहिबिटर सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर लेगा तो इनएक्टिव हो जाएगा। जब इनहिबिटर फ्री रहेगा तो वो एक्टिव रहेगा। इस साइड में कहीं मेंशन किया तभी उसको इरेज कर दिया। चलिए अब आगे यहाँ पे बात करिएगा, यहाँ पे इनहिबिटर के साथ बाइंड किया हुआ था तो एक्टिव इनएक्टिव हो गया था ये। अब ये इनएक्टिव इनहिबिटर को कैपेसिटी नहीं कि ये बाइंड करे ऑपरेटर पे, ऑपरेटर खाली हो गया। लेकिन जैसे जैसे बीटा गैलेक्टोसाइड तोड़ता जाएगा तो लैक्टोज खाली होता रहेगा, और लैक्टोज यहाँ से खत्म हो जाएगा तो लैक्टोज जैसे एब्सेंट होगा कि ये जो ऑपरेटर, ये जो बन रहा था आपका इनहिबिटर, ये फिर से एक्टिव होगा और ये जाकर के फिर से बाइंड करेगा और फिर इसको ब्लॉक कर देगा। तो ये क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, इरेज करके एक बार स्पष्ट रूप से कुछ जो पॉइंट था इस पॉइंट को यहाँ पे हम लोग क्लियर करते हैं। तो अभी छोटा सा पॉइंट लिखेंगे, वहां से आपका क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए क्या था, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि मीडियम में लैक्टोज नहीं था। तो मीडियम में लैक्टोज नहीं था तो इनहिबिटर अकेले था, और इनहिबिटर अकेले जब था तो ये एक्टिव था, और एक्टिव जब था तो स्विच ऑफ था। ना ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था, ना ट्रांसलेशन हो रहा था, ना कोई एंजाइम बन रहा था। लेकिन जब सबस्ट्रेट आ गया इनहिबिटर के साथ में जब सबस्ट्रेट बाइंड किया, सबस्ट्रेट का नाम लैक्टोज, तो इनएक्टिव इनहिबिटर हो गया। इनएक्टिव इनहिबिटर हुआ तो ऑपरेटर फ्री हो गया तो स्विच ऑन हो गया। क्या हो गया बच्चे, स्विच ऑन हो गया। तो यानी सबस्ट्रेट यदि इनहिबिटर के साथ बाइंड कर लेता है तो स्विच आपका ऑन हो जाता है, आपका सारा प्रोसेस चलने लगता है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है, लैक्टोज को तोड़ता है गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज में, तो प्रोसेस चालू हो जाती है कंटिन्यू। तो स्विच ऑन का मतलब सबस्ट्रेट प्रेजेंट, स्विच ऑफ का मतलब सबस्ट्रेट एब्सेंट। सबस्ट्रेट एब्सेंट है तभी तो इनहिबिटर अकेले। तो यहाँ पे केस आपका क्लियर हो गया। अब आगे नेक्स्ट केस में यदि हम लोग बात करें, यहाँ पे आपका केस को एकदम स्पष्ट रूप से समझा दिया गया। तो नेक्स्ट केस का यदि हम लोग बात करें कि यदि मान लीजिए कि मीडियम में ये ई कोलाई बैक्टीरिया और मीडियम में दोनों चीज प्रेजेंट, लैक्टोज भी है और ग्लूकोज भी है, तो ये क्या करेगा, स्विच को ऑफ करेगा। बोले भैया तू ऑफ रहा, हमको उतना काम नहीं करना है, सीधे ग्लूकोज रेडीमेड मिला, ग्लूकोज को डायरेक्ट रेस्पिरेशन में यूज करना। तो यानी ऐसा नहीं है। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन हो गया। लैक्टोज प्रेजेंट तो स्विच ऑन, ठीक है भैया स्विच ऑन होगा, लैक्टोज प्रेजेंट होगा। लेकिन यदि बोल दिया लैक्टोज एंड ग्लूकोज बोथ आर प्रेजेंट इन मीडियम, देन स्विच क्या होगा बच्चे, ऑफ। तो यानी खाली लैक्टोज को रट्टा मार के बस लैक्टोज प्रेजेंट का स्विच ऑन करिए तो गलत हो जाए। जैसे वो लैक्टोज प्लस ग्लूकोज करेगा तो ग्लूकोज, उसका उद्देश्य ही था कि लैक्टोज को तोड़ के लैक्टोज और ग्लूकोज बनना, ग्लूकोज को रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में यूज करना। तो यहाँ पे जैसे ये बोलेगा लैक्टोज एंड ग्लूकोज है तो स्विच ऑफ करेगा, ग्लूकोज को भी यूज करेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि कहाँ तक इसमें आपको समझ में आया, तो आगे उसका चलता रहेगा।